हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित के बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही अनीका ने देखा कि बेडरूम पूरी तरह से साफ हो चुका था। हर चीज़ें अपनी जगह पर बड़े ही अच्छे ढंग से रखी गई थी। रोहित के कमरे में सुबह जो शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े नज़र आ रहे थे वो अब कहीं नहीं दिख रहे थे। अनीका ये सब देखकर बुरी तरह से हैरान थी। उसे ये सब एक जादू जैसा लग रहा था। पर तभी अनीका को ख्याल आया कि रोहित कितना बड़ा आदमी था। वहाँ बाहर लिविंग रूम में जब बच्चे और रोहित ने देखा कि अनीका बच्चों के बेडरूम के बजाय रोहित के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई थी, तब तीनों बच्चे अपने पापा की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराने लगे। जिस तरह से बच्चे रोहित को देख रहे थे, पहले तो रोहित को थोड़ा अजीब लगा, पर अगले ही पल रोहित के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट आने लगी थी। बच्चों के सामने रोहित ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहता था। वो अपने अंदाज को बरकरार रखना चाहता था। जिंदगी में पहली बार बच्चों के सामने रोहित का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। इससे पहले की बात और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाए, रोहित अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। उसे अब अपने इमोशंस बच्चों के सामने नहीं दिखाने थे। अपने बेडरूम में दाखिल होने से पहले रोहित ने मुड़कर बच्चों की ओर देखा और कहा, देखो बच्चों, तुम लोग ज़्यादा देर तक शैतानी मत करना और जल्दी सो जाना। अभी कुछ देर में रूम सर्विस वाले आएंगे और खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देंगे। ये कहने के बाद रोहित फिर से अपने कमरे की ओर जाने लगा। फिर अचानक अपने बढ़ते हुए कदम रोककर रोहित ने मुड़कर दोबारा बच्चों की ओर देखा और कहा, एक काम करना, जब रूम सर्विस वाले आकर खाना सर्व करें तब मुझे बता देना। मैं मम्मा को लेकर बाहर आ जाऊंगा, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब तक के लिए मैं और मम्मा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। उसने अपनी बातें बच्चों को समझा दी थी। बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे थे कि रोहित को इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि कई दिनों बाद अनीका ने रोहित पर भरोसा करके रोहित के साथ बेडरूम में रहने का फैसला किया था। कहीं ना कहीं बच्चे भी चाहते थे कि पहले की तरह उनके माँ बाप एक साथ हंसी खुशी और उसी प्यार के साथ रहने लगे जैसे अनीका की याददाश्त खोने से पहले रहा करते थे। अनीका जिस तरह से धीरे धीरे बच्चों को एक्सेप्ट कर रही थी, अब बच्चों को यकीन हो गया था कि अनीका अब रोहित को और उसके प्यार को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी। वो पूरी तरह से अब बेफिक्र होना चाहते थे। रोहित ने जब पूरी बात बच्चों को कही, तब बच्चे बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप अपने पापा की खुशी देखते रहे। रोहित जैसे ही अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, अनीका ने मुड़कर रोहित को देखा और कहा, यहाँ पर जो शराब की बोतलें रखी थी वो कहाँ गई? रोहित ने जब ये सवाल सुना तो उसे हैरानी हुई। उसका मन हुआ कि वह अनीका से सवाल करे, पर उसने फिर कुछ सोचने के बाद अपने चेहरे के भाव नॉर्मल ही रखे। तभी उसने गौर किया कि अनीका उसे उसी नज़र से देख रही है, मानो वो अभी भी रोहित से कोई सवाल कर रही है। रोहित ने अटकती हुई आवाज़ में अनीका से कहा, शराब की बोतल? वो अनीका, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तो कभी कभार पीता हूँ। रोहित ने जब अनीका को ये कहा तो अनीका रोहित को घूरने लगी। अनीका का ये अंदाज देखकर रोहित उसे देखता रह गया। रोहित अभी कुछ कहने इतने में अनीका ने रोहित की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ सुबह जो शराब की बोतलें नजर आ रही थी वो इस वक्त कहाँ है? इतना कहते कहते अनीका आवेश में आ गई थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि ये वो अनीका है। इस वक्त अनीका के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं अनीका का मन और उसके मन की बातें रोहित समझ नहीं पा रहा था। अनीका की बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया था। रोहित ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक ही अपने माथे पर हाथ रखते हुए अनीका से कहा, वो रूम सर्विस वाले क्लीन करते वक्त ले गए होंगे। इतना कहकर रोहित चुप हो गया और अनीका को देखने लगा। रोहित का जवाब सुनकर अनीका के चेहरे का भाव बदल गया। अनीका ने जैसे ही रोहित की यह बात सुनी, अनीका गहरी सोच में डूब गई। वो मन ही मन अब सोचने लगी कि वो क्या करे, कैसे पता लगाए सब कुछ। अनीका भी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में अनीका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, क्या हुआ अनीका, जब से तुम उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर आई हो तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? इतना कहने के बाद रोहित चुप हुआ और अनीका की तरफ देखने लगा, पर अनीका अब भी शांत थी। ये देखकर रोहित ने आगे कहा, अनीका मुझे बताओ क्या बात है? अनीका ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, अनीका ने अपनी नज़रें उठाकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखा। एक पल के लिए अनीका को लगा
कि वो रोहित को सब कुछ सच सच बता दे, मगर कहीं ना कहीं अनीका के अंदर से अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोहित के साथ सारी बातें शेयर करने से रोक रहा था। अनीका को जब ये एहसास हुआ तो अनीका ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली। भले ही अनीका ने अपने मन की बात रोहित को बताई नहीं थी, पर अनीका के चेहरे पर रोहित ने परेशानी के भाव देख लिए थे। आज से पहले अनीका इतनी परेशान कभी नजर नहीं आई थी। अनीका को इतना परेशान देखकर रोहित ने अनीका से कहा, ठीक है अनीका, अगर तुम मुझसे सारी बातें शेयर नहीं करना चाहती, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो न सही, मगर मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनना। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा है जिस पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकती हो तो वो मैं हूँ। इतना कहने के बाद रोहित अनीका के थोड़ा पास गया और फिर अनीका की तरफ देखते हुए कहा, अनीका, हमने ज़िंदगी में बहुत सी जंग एक साथ मिलकर लड़ी हैं। मुश्किल से मुश्किल दौर में हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें हमारे साथ में गुजारे हुए पल बिल्कुल भी याद नहीं है। रोहित का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अनीका को भी कहीं न कहीं रोहित के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। चाहते हुए भी अनीका रोहित के साथ अपने मन की बातें शेयर नहीं कर सकती थी। वो कहीं न कहीं खुद को मजबूर समझ रही थी। अनीका को रोहित पर तरस आ रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अनीका के चेहरे पर इतनी ज़्यादा परेशानी देखकर रोहित ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अनीका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ उसे ज़्यादा दिल पर मत लगाना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम इतनी किसी इमोशनल हर्ट हुई हो, मगर एक बात याद रखना अनीका, जो होना था वो हो चुका है। हर इंसान है, हमारे बस में जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। हम आने वाले वक्त को तो अपनी मेहनत और अपनी लगन से बदल सकते हैं, मगर गुजरे हुए कल को हम चाह कर भी नहीं मिटा सकते। जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, मगर जो होने वाला है उसे बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इतना कहकर रोहित ने थोड़ा भावुक होते हुए आगे कहा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अनीका की याददाश्त खो चुकी थी। अनीका दुनिया के दांव पेच नहीं जानती थी, मगर सही और गलत के बीच फ़र्क महसूस करना शायद इंसान को सीखने की ज़रूरत नहीं थी। सही क्या है, क्या गलत है, अपराध क्या है, अच्छा काम करना क्या होता है, ये बातें शायद इंसान माँ के पेट से ही सीख कर आता है। अनीका की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। एक नवजात शिशु की तरह अनीका अच्छी बुरी हर चीज़ महसूस कर सकती थी। चीज़ों के साथ जुड़ा अपना रिश्ता समझने के काबिल नहीं थी अनीका। तभी रोहित ने बड़े ही प्यार से धीमी आवाज़ में अनीका से कहा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। पूरे दिन की थकावट की वजह से तुम ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, मगर कुछ देर के लिए आराम कर लेना। इसका सीधा असर तुम्हारी सेहत पर पड़ सकता है। इसके बाद रोहित ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, और फिर एक वक्त था जब हमारी फैमिली में अगर किसी को कुछ भी हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी, डॉक्टर अमृता, यानी तुम खुद। मगर पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर अमृता छुट्टी पर चली गई हैं, इसलिए कुछ दिनों तक जब तक डॉक्टर अमृता वापस नहीं आ जाती, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। पर मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि डॉक्टर अमृता जल्द से जल्द वापस लौट आएंगी। रोहित की बात सुनते ही अनीका भी रोहित की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देने लगी। हालांकि अनीका खुद भी चाहती थी कि जिस डॉक्टर अमृता को वो हमेशा हमेशा के लिए भुला चुकी थी, वो जल्द से जल्द अनीका के जहन में वापस लौट आए और अनीका अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ जाए। मगर अनीका भी अब तक इतना जान चुकी थी कि इतना आसान नहीं होने वाला था। अनीका और रोहित एक दूसरे के साथ अब तक काफ़ी वक्त गुजार चुके थे, मगर कहीं ना कहीं अनीका अब भी रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी। मगर साथ ही साथ अनीका रोहित को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए धीमी और दबी हुई आवाज़ में अनीका ने अपनी नज़रें झुकाकर रोहित से कहा, मैं बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ ही रहूँगी। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अनीका से कहा, ठीक है, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती बच्चों के साथ ही रहना। जैसे ही रोहित और अनीका कमरे से बाहर निकले, रोहित और अनीका ने देखा कि बच्चे सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ रहा था कि बाहर लॉबी में रूम सर्विस के कुछ स्टाफ हाथ में कई सारे ट्रे पकड़कर खड़े थे। जैसे ही बच्चों ने सीसीटीवी में आ रही फुटेज को दरवाजे के बगल में लगी स्क्रीन पर देखा,
बच्चों ने स्क्रीन पर एक बटन दबाया और दरवाज़ा खुद ब खुद अनलॉक हो गया। दरवाजे के अनलॉक होते ही रूम सर्विस के कुछ स्टाफ अपने हाथ में खाने की कुछ चीज़ें लिए प्रेसिडेंटल स्वीट के लिविंग रूम में दाखिल हुए। सांप सीढ़ी के सेशन के बाद बच्चे काफ़ी भूखे थे। वैसे तो खेल के दौरान शर्मिला ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि बच्चों के लिए सैंडविचेस और कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया जाए, मगर सांप सीढ़ी में कई बार ऊपर नीचे उतरने के बाद बच्चे की भूख भी तेज हो चुकी थी। रूम सर्विस के स्टाफ के साथ साथ शर्मिला भी कमरे के अंदर दाखिल हुई। शर्मिला जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला भी रिया को देखकर मुस्कुराने लगी और आर्यन और अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप लोगों को भूख लगी होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की मनपसंद चीज़ें बनवा कर मैं खुद ही आप लोगों को सर्व करने चली आऊँ। रिया ने शर्मिला का हाथ पकड़ लिया और शर्मिला से कहा, नहीं नहीं शर्मिला दीदी, आपको सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भी हमारे साथ बैठकर हमारे साथ खाना खाइए। रिया की ये बात सुनकर शर्मिला मुस्कुराने लगी और अपनी कमर झुकाकर शर्मिला ने रिया के दोनों गालों को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए कहा, थैंक्स फॉर द ऑफर मैडम, मगर यहाँ मैं आपकी दोस्त नहीं बल्कि आपकी एम्प्लॉय हूँ। मैं आपके होटल में काम करती हूँ और होटल में आए इतने स्पेशल मेहमानों का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। मैं आपके लिए खाना तो सर्व कर सकती हूँ, मगर आपके साथ बैठकर खा नहीं सकती। जैसे ही रिया ने शर्मिला की ये सारी बात सुनी, रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए। रिया की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला की ये बात सुनकर वो शर्मिला से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। जैसे ही रिया ने देखा कि मम्मा और पापा बेडरूम से बाहर आए, तो रिया दौड़कर अपनी मम्मा के पास गई और अनिका का हाथ पकड़कर कहने लगी, देखो ना मम्मा, शर्मिला दीदी कैसी बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। डैड, क्या शर्मिला दीदी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती? रिया की जिद सुनकर रोहित भी हैरान रह गया। रिया की फरमाइश सुनकर रोहित भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वैसे तो रोहित अपने परिवार को लेकर काफ़ी इमोशनल था, मगर जब बात परिवार से बाहर के लोगों के साथ डील करने की होती थी तो रोहित काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी था। ऐसा नहीं था कि रोहित के मन में किसी भी तरह के ऊंच नीच के ख्याल आ रहे थे, मगर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह से अचानक घुल मिल जाना रोहित के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। न सिर्फ ये बात मारवा खानदान की प्रेस्टीज के लिए ज़रूरी थी, बल्कि परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ये बेहद ज़रूरी था। मगर रोहित एक ऐसा बाप था जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। आज तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं थी रिया की जो रोहित ने कभी पूरी न की हो। अब तक रिया भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उसके पापा उससे बेहद प्यार करते थे और उसकी कोई भी फरमाइश को टुकरा नहीं सकते थे। कई बार रिया ने अपनी जिद मनवाने के लिए अपने पापा के इस वीक पॉइंट का फ़ायदा भी उठाया था। रोहित ने सिर्फ अपनी बेटी से बेहद प्यार करने वाला बाप था, बल्कि एक श्रीवर्ड बिजनेसमैन भी था। रिया के सवाल के बाद रोहित ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न दिखाने नहीं दिया। रोहित जानता था कि ऐसा करने से शर्मिला की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकती थी, मगर जहां रोहित ने अपने आप को पूरी तरह से संभाले रखा था, वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने जैसे ही रिया की ये फरमाइश सुनी, वो दोनों शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहन उन लड़कियों में से थी जो अपने दोस्तों को भी काफ़ी जांच परख करने के बाद ही चूज़ करती थी। स्कूल में भी काफ़ी कम दोस्त ऐसे थे जिनके साथ रिया अपना टिफ़िन शेयर किया करती थी। हालांकि तीनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल बेहद ऊंचे घरानों के बच्चों के लिए स्पेशली बनवाई गई स्कूल थी और ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप रोहित को पर्सनली भी जानते थे। मगर ऐसी स्कूल होने के बावजूद रिया फ्रेंड सेलेक्ट करने के मामले में काफ़ी चूजी थी। वहाँ आर्यन और अलेक्जेंडर को न सिर्फ अपनी बहन रिया की इस फरमाइश पर हैरानी हो रही थी, बल्कि उन्हें शर्मिला पर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मिला जानबूझकर उन्हें सांप सीढ़ी के खेल में कहीं हराने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। हालांकि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, मगर कहीं ना कहीं 3 गेम्स खेलने के बाद उन्हें इस बात का शक जरूर हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता था कि हर बार रिया को बिना सांप काटे एक के बाद एक सीढ़ियाँ मिलती जाए और हर बार रिया सबसे पहले 100 नंबर पर पहुंच जाए। रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए फिर से पूछा, पापा बताइए ना, क्या शर्मिला दीदी हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हैं? जब रिया ने ये बात कही तब दरवाजे के अंदर आ रहे सनी के चेहरे पर
अचानक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सनी शर्मिला के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए सनी रोहित के जवाब का इंतजार कर रहा था। सनी के चेहरे पर इस तरह की बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर रोहित के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई। रोहित अब तक इतना तो समझ चुका था कि सनी बुरी तरह से शर्मिला पर फ्लैट हो चुका था और शायद ये जिंदगी में पहली बार था कि हमेशा मोबाइल गेमिंग में घुसा रहने वाला सनी दुनिया की बाहर की रियल वर्ल्ड में भी किसी में दिलचस्पी ले रहा था। रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए सनी की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है बेटा तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो चाहता है कि हम सब मिलकर नाश्ता करें। रोहित की ये बात सुनकर भी सनी के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सनी का चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हो चुका था और सनी के होठ जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सनी अच्छी तरह से समझ चुका था कि रोहित का इशारा किसकी ओर था, मगर सनी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सनी ये बात खुद नहीं जानता था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर छोटे छोटे बच्चे भी ये कह सकते थे कि सनी को मन ही मन कितनी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। रोहित की बात सुनते ही रिया ने अपने हाथों को हवा में उछालते हुए कहा, ये शर्मिला दीदी आज में हमारे साथ ही खाना खाएंगी। रिया ने डाइनिंग टेबल की एक चेयर शर्मिला की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, शर्मिला दीदी आप अब से यहाँ पर बैठेंगी, मेरे बिल्कुल बगल में। ये मेरी सीट है, वो जो बीच वाली सीट है वो पापा की है और पापा के ठीक सामने टेबल के दूसरी ओर जो बीच वाली सीट है वहाँ पर मम्मा बैठेंगी। अलेक्जेंडर और आयरन कहीं भी बैठ जाते हैं, वो दोनों जिस दिन पापा से डांट खाते हैं उस दिन मम्मा के आसपास बैठ जाते हैं और जिस दिन मम्मा से डांट खाते हैं उस दिन पापा के आसपास बैठ जाते हैं। आयरन और अलेक्जेंडर दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ज़्यादातर उन्हें डांट सिर्फ और सिर्फ रिया की वजह से ही पड़ती थी, मगर दोनों भाई मिलकर रिया को कोई शरारत करने से रोके या पढ़ाई करने के लिए फोर्स करे तो रिया सीधा दोनों भाइयों की कंप्लेन रोहित से कर देती थी और ऐसे में रोहित दोनों भाइयों की अच्छी खबर लेता था। रोहित ने जैसे ही शर्मिला को डाइनिंग टेबल पर बैठकर परिवार के साथ खाना खाने की परमिशन दी, सनी को ये महसूस होने लगा था जैसे कि रोहित ने शर्मिला और सनी की शादी की परमिशन दे दी थी। सनी के कानों में शहनाइयाँ गूंजने लगी थी और आंखों में सहारा पहने के अपने सपने सजाने लगा था। सनी बिल्कुल धीरे से शर्मिला के पास आया और अपनी कमर झुकाकर बड़ी ही अदब के साथ सनी ने शर्मिला से कहा, आओ शर्मिला बैठो, हम सब आज मिलकर नाश्ता करेंगे। सनी की ये बात सुनते ही शर्मिला ने सनी की ओर देखकर कहा, नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। शर्मिला ने जैसे ही ये बात कही सनी और रिया के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो दोनों काफ़ी हैरान होकर शर्मिला को देखने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन भी अपनी अपनी चेयर पर बैठकर बड़ी ही बारीकी से शर्मिला को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो दोनों बच्चे जानना चाहते थे कि इस बार शर्मिला कौन सा नया ड्रामा खड़ा करने वाली थी। रोहित ने अपनी भारी और कड़क आवाज़ में शर्मिला से पूछा, क्या हुआ शर्मिला, तुम हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकती? शर्मिला ने बड़ी ही धीमी और सॉफ्ट आवाज़ में रोहित की ओर देखकर कहा, सर, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर सकूं। मगर सर, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। वो बात दरअसल ये है ना कि आज मेरा उपवास है। जैसे ही सनी ने शर्मिला की ये बात सुनी, सनी को ऐसा लगने लगा जैसे शर्मिला ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। इसलिए शर्मिला की बात को बीच में काटते हुए सनी ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं, हम अभी उपवास का खाना मंगवा देते हैं। सनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था और उसी एक्साइटेड में सनी रूम सर्विस के स्टाफ को कुछ कहने ही जा रहा था कि शर्मिला ने सनी को रोकते हुए कहा, नहीं सर, बात दरअसल ये है कि आज मैं कुछ भी नहीं खा सकती। ये उपवास ही कुछ इस तरह का है। शर्मिला की यह बात सुनकर सनी के चेहरे पर मायूसी छा गई। सनी मन ही मन चाहता था कि वो किसी भी तरह से शर्मिला को अपने परिवार के साथ जोड़कर शर्मिला और अपने रिश्ते की आगे बढ़ाने की कोशिश करे। सनी उन लड़कों में से नहीं था जो डायरेक्टली किसी लड़की से जाकर प्यार का इजहार कर सकता था। सनी चाहता था कि शर्मिला सबसे पहले उसके परिवार के साथ कंफर्टेबल हो जाए और किसी तरह बिना प्रपोज किए ही सनी और शर्मिला की शादी की बात परिवार वाले ही चला दें और सब कुछ एक फिल्मी कहानी की तरह पर्दे पर उतर जाए। मगर शर्मिला की इस बात ने सनी की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। सनी के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी।
अलेक्जेंडर और आर्यन परिवार के बाकी लोगों का इंतजार किए बिना ही अपनी प्लेट में अपना नाश्ता लेकर निवाला चबाने लगे थे। वो बड़ी ही बारीकी से शर्मिला के हर रिएक्शन को देख रहे थे, मगर शर्मिला भी काफी पोलाइटली और विनम्र लग रही थी। शर्मिला ने झुककर बड़े ही अदब से रोहित और अनीका की ओर देखकर कहा, सॉरी सर, सॉरी मैडम, आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी है वो मैं आज स्वीकार नहीं कर सकती, मे बी सम अदर टाइम। ये कहने के बाद शर्मिला ने सर्विस करने वाले स्टाफ को इशारा किया और शर्मिला का इशारा देखते ही रूम सर्विस के स्टाफ ने रोहित, अनीका और रिया के नाश्ते की प्लेट भी सजा दी। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए रोहित शर्मिला को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि शर्मिला ने रोहित के इनविटेशन को एक्सेप्ट ना करके काफ़ी समझदारी दिखाई थी। हालांकि रिया काफ़ी ज़्यादा हताश हो गई थी, मगर रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किसी का उपवास है तो ऐसे सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मारवाड़ परिवार को अच्छी तरह से नाश्ता परोसने के बाद शर्मिला प्रेसिडेंटल स्वीट से बाहर चली गई। शर्मिला के जाते ही जैसे ही सनी ने शर्मिला के पीछे जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, रोहित ने सनी से कहा, रुक जाओ सनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित की कड़क आवाज़ सुनकर सनी के चेहरे से अचानक ही रंग उड़ गए। सनी ने जब मुड़कर रोहित को देखा तो रोहित की आंखें गुस्से से लाल थी। वहाँ जब शर्मिला प्रेसिडेंटल स्वीट से बाहर निकली तो शर्मिला का मोबाइल फ़ोन बार बार बज रहा था, मगर शर्मिला उसे बार बार डिस्कनेक्ट कर रही थी। शर्मिला प्रेसिडेंटल स्वीट के एलिवेटर के पास खड़ी होकर एलिवेटर के ऊपर आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही एलिवेटर ऊपर आई तब शर्मिला एलिवेटर के अंदर दाखिल हुई। प्रेसिडेंटल में रुके मेहमानों के लिए एक स्पेशल एलिवेटर अपॉइंट की गई थी। प्रेसिडेंटल स्वीट के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था और वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही एलिवेटर का इस्तेमाल किया जा सकता था। एलिवेटर के अंदर दाखिल होने के बाद शर्मिला ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। शर्मिला के फ़ोन स्क्रीन पर बार बार एक नंबर फ्लैश हो रहा था और बार बार शर्मिला यहाँ वहाँ देखने के बाद उसने वो नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, शर्मिला तेज़ी से एलिवेटर के बाहर निकली और सीधे रिसेप्शन के पीछे बने स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर चली गई। शर्मिला चेहरे से काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। शर्मिला की एक साथी स्टाफ मेंबर ने शर्मिला की परेशानी देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारी हालत तो देखो, कितनी परेशान नजर आ रही हो। हमेशा ही फ्रेश और अप टू डेट लगने वाली तुम अपने आप को आज अचानक इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रही हो। शर्मिला के पास अपने साथी स्टाफ मेंबर को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। शर्मिला ने बस ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने शायद सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, वैसे तो मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में अभी आधा घंटा बाकी है, मगर मुझे लगता है मुझे अब घर जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरा काम कुछ देर के लिए संभाल लोगी? शर्मिला की साथी स्टाफ मेंबर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, वैसे भी अभी हम दोनों की शिफ्ट पूरी होने ही वाली है, तुम आराम से घर जाओ, अगर कोई काम हुआ तो मैं संभाल लूँगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी यहाँ का थोड़ा सा नाश्ता और कॉफ़ी मंगवा देती हूँ। अपनी साथी की बात सुनते ही शर्मिला ने कहा, नहीं नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। शर्मिला के मोबाइल स्क्रीन पर बार बार एक नंबर से एक मैसेज फ्लैश होता हुआ नजर आने लगा, जिसमें लिखा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। अपने मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज पढ़ने के बाद शर्मिला के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा फीका पड़ गया। शर्मिला ने अपना पर्स उठाया और अपनी साथी को बिना बाय बोले ही वह कमरे से बाहर निकल गई। शर्मिला तेजी से होटल लॉबी से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ के लिए अलॉट किए गए स्पेशल पार्किंग एरिया के पास पहुंची। शर्मिला ने जब यहाँ वहाँ देखकर इस बात का यकीन कर लिया कि कोई उसकी बात नहीं सुन सकता था, तब अपने स्कूटर पर बैठने से पहले शर्मिला ने अपना फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।